हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टीआरई 4 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं और हम लोगों ने कंक्लूज़न निकाला था कि SCERT और NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग SCERT क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 का अध्ययन डीप से करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है जल और जंगल, यानी हमारे लाइफ में जल और जंगल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन हमने हाईलाइट किया है, हम प्रतिवर्ष 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पूरे विश्व में एक 22 मार्च ऐसा डेट है जिसमें मतलब विश्व में पूरे जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जल को बचाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं, जो कि हमारे जीवन में जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना पृथ्वी पर हमारा लाइफ इम्पॉसिबल है। और एक यहाँ पे एक वर्ड है संरक्षण। देखिए, बुक्स में साइंस है तो इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग को समझना जरूरी है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, यानी किसी चीज़ को बचाना, पेड़ पौधे को बचाना, पृथ्वी को बचाना, मिट्टी को बचाना। संरक्षण का मतलब ही होता है बचाना, जंगल को बचाना। तो संरक्षण हम लोग देख लिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कुछ स्थानों पर जल का अत्यधिक कमी है, नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के दिन में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। यानी हमने देखा है कि बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े सिटी में ऐसा देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें होती है लाइन लेने के लिए, लोग डब्बे लेकर दौड़ते हैं, झगड़ा लड़ाई सब होता है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है हमारे ज़िंदगी में? क्योंकि पानी की कमी है। अब देखिए, कुछ दोस्त तो हमारे ऐसे सोचेंगे कि पृथ्वी तो 71% पानी से पूरा ढका हुआ है, फिर भी पानी की कमी है। तो जी, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम लोग कुल मिला के ये समझे कि मतलब पृथ्वी पे पानी की बहुत ज़्यादा ही कमी है, उसको हम लोग को बचाना चाहिए। तो इसमें एक दो वर्ड हम लोग को इंपॉर्टेंट मिला, उसको हमने हाईलाइट किया है। अब सपोज कर लीजिए कि पूरे पृथ्वी पर मान लीजिए 20 लीटर पानी है, जैसे यहाँ पे इमेज में दर्शाया गया है 20 लीटर पानी है। तो 20 लीटर पानी पूरा है, लेकिन इसमें जो मात्र 500 ml पानी है वही हमारे काम के लिए है, यानी कि वही हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ इन द सेंस पी सकते हैं। और सपोज कीजिए कि 500 ml ही पानी पूरे हमारे पृथ्वी पर है सपोज, तो 500 में से मात्र 150 ml, 500 ml में से मात्र 150 ml ही हमारे लाइफ में यूज़फुल है, मतलब पीने के लिए है। तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम से भी दर्शाया गया है, ये है खारा पानी। खारा पानी का मतलब होता है जो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, जो कड़वे होते हैं। खारा का मतलब होता है कड़वा। और देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए, हमने एक डायग्राम बनाया है। सपोज कीजिए कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर मान लीजिए 100% पानी है। 100% में 97% जो पानी है वो खारा है। अब हमने इसके पहले वाले मतलब ये पृष्ठ में पढ़ा था कि जो भी पानी आप लोग 71% पानी हमारे पृथ्वी से गिरा है, फिर भी हमें पानी का कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि 100% में 97% पानी ऐसे हैं जो हम नहीं पी सकते हैं, नमक के जैसा लगेगा पीने पे। तो बचा 3%। अब 3% में क्या है कि मृदु जल का मतलब होता है जो हम लोग पी सकते हैं, पेयजल जिसको बोलते हैं। मात्र और मात्र 0.6% ही हमारे भूमि पर ऐसे जल हैं जिसको हम पी सकते हैं। अब बच्चा जिसमें से 2.4% यानी 2.4% ये भी मृदु जल है। लेकिन दिक्कत क्या है? अब देखिए, जो 2.4% है ये ग्लेशियर, हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में होता है, यानी ये जमा हुआ रहता है। तो इसको हमें आसानी से नहीं ले सकते, इसको आसानी से नहीं मिल सकता है हम लोगों को। इसलिए ये जो 2.4% है वो भी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम में नहीं आता है। तो बचा 0.6%, यही हमारे पीने के लिए काम में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर याद रखना कितना बार आता है कि हमें पीने के लिए पानी मात्र पृथ्वी पर कितना परसेंट हो, 0.6%। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती है तो उसमें से मृदु जल मात्र एक मग ही होता है। यानी पूरे मान लीजिए जितना पानी है तो इसमें से इतना ही पानी हमें पीने के लिए यहाँ पे यूज़फुल है। और मान लीजिए पूरे पृथ्वी पे 500 ml पानी है तो मात्र 150 ml इसमें से हम लोग पी सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी। अब खारा का मतलब हमने बताया जो
पीने में कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, जो हम लोग नहीं पी सकते हैं। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों की अस्थायी बर्फ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। जैसे हमने डायग्राम में अभी दिखाया था कॉपी पे लिख के कि जो भी हमारे पास 2.4 मृदु जल है यानी पीने लायक है, वो भी पीने लायक तो है लेकिन हम उसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो बर्फ़ के रूप में होता है, ग्लेशियर में वो हमें आसानी से नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे है, तो उपयोग के लिए तो भूमिगत जल व झीलों और नदियों में जो जल बचता है उसके बाद वो मात्र कितना है, 0.006%, यानी कि मात्र 0.006% जो पानी है वही हम पी सकते हैं। तो ये लाइन जो हमने हाईलाइट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, जल चक्र। जल चक्र का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पे जल तो है लेकिन वो जल अस्थायी रूप में नहीं है, मतलब वो किसी न किसी रूप में वो चक्र लगाते रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे उल्टा दिया हुआ है, इसको हम लोग सीधा करेंगे। सपोज जमभौल लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लोग सीधा में करेंगे तो हो जाएगा भौम जल। भौम जल का मतलब होता है हमारे भूमि के अंदर जो पानी है। लिखा है ये वाष्प, अगर इसको सीधा करेंगे तो वाष्प लिखा है। वाष्प का मतलब होता है पानी गर्मियों के दिन में हम लोग देखते हैं कि वाष्प के रूप में बन के और आसमान में चला जाते हैं। ये लिखा है संघनन। संघनन का मतलब होता है जो पानी वाष्प के रूप में जाता है फिर पानी के रूप में लौट के पृथ्वी पर आ जाता है, उसे बोलते हैं संघनन। फिर ये लिखा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है सपोज हम लोग पानी, पेड़ पौधे में पानी डालते हैं, पेड़ पौधों को पानी जितना चाहिए होता है वो अवशोषित कर लेते हैं, जो भी ज़्यादा पानी होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वे निकाल देते हैं। ये होता है वर्षा। वर्षा तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है, पानी जो होता है वाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से आते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल के रूप में पृथ्वी पे आ जाते हैं, फिर ये भूमि में चले जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, फिर ये मतलब ऐसा चक्र चलते रहता है, एक जगह ये नहीं रुकता। इसी को बोलते हैं हम लोग जल चक्र। यहाँ पे जो लिखा है इसी का मतलब होता है जल चक्र, यानी जल का चक्र चलते रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जल चक्र में जल कितनी अवस्थाओं से गुजरती है, तो 3 अवस्थाओं से गुजरती है। सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले यहाँ पे ठोस। मान लीजिए बर्फ है, फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, पानी को रख देते हैं, क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। सपोज ठंडी के दिनों में क्या होता है, पानी बर्फ बन जाता है। तो सबसे पहले बर्फ बनेगा, वही बर्फ फिर अगर हम लोग उसको गर्म कर लेंगे या फिर गर्मी के दिन जब आता है तो क्या बन जाता है, पानी। फिर पानी बन गया जो द्रव के रूप में आता है। फिर वही पानी गर्मियों के दिन में क्या होता है, गैस के रूप में जो जलवाष्प के माध्यम से ऊपर चला जाता है, पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो फिर क्या होता है, ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे हमने समझा कि जल चक्र के द्वारा जो पानी की अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। अब देखिए बर्फ का मतलब ही होता है हिम। अब ये क्या है, साइंस का एक मतलब टेक्निकल वर्ड जिसको बोल सकते हैं। अगर ये या तो बर्फ लिखा रहे या हिम लिखा रहे, उसका मतलब ही होता है बर्फ। अब चलिए इस चैप्टर में कोई नहीं है, अगले पन्ने में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक भूमिगत जल, एक महत्वपूर्ण स्रोत। अब हमारे पृथ्वी पे जो भी पानी है उसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है भूमिगत जल, यानी भूमि के जो अंदर जल होते हैं। अब देखिए अब लिखा हुआ है, क्या आपने कभी चापानल यानी हैंड कैप अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? हाँ, हम लोगों ने तो देखा है। अब आगे देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ये गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? हमने देखा है कि कहीं कहीं मान लीजिए हम लोग नल अगर हम अपने आंगन में या फिर अपने द्वार पे लगाते हैं तो कहीं पानी बहुत कम डीप में ही निकल जाता है, कहीं बहुत डीप में डालना होता है। ऐसा क्यों होता है, समान स्तर क्यों नहीं होता है? तो आगे हम लोग इसका देखेंगे। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़े से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना होता है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिन गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौमजल कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि बारिश हुआ, बारिश हमारे पृथ्वी पर आया
अब वो रिस्कर क्या होता है ना कि मिट्टी के नीचे चला जाता है। अब जब वो मिट्टी के नीचे जाएगा तो फिर नीचे क्या होता है, चट्टानें होती हैं। तो चट्टानों के बीच जो जगह होता है उसमें पानी चला जाता है। तो पानी के जो ऊपरी सतह होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, भौम जल। उसी को बोला जाता है भौम जल, यानी जो पानी हमारी पृथ्वी के अंदर जाता है और चट्टानों के बीच, जो चट्टान में नीचे चट्टान है, चट्टानों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें जो पानी होता है उसी पानी के ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, भौम जल। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सबको हमने एक नोट में वो लिख लिया है। अब चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर मतलब क्या होता है, जैसे पानी हम लोग डालते हैं मिट्टी पे तो क्या होता है, सूख जाता है, सूख लेता है अपने भाषा में बोले तो, और वो पानी के नीचे चला जाता है, यानी रिसकर चले जाता है। दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बन सकता है बीपीएससी में कि रिसाव को क्या कहते हैं, जो मतलब भूमि के अंदर जल के रिसाव होता है उसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यह अंतः संयंदन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इस चैप्टर में क्या है, वही यही बात लिखा है इसमें भी, भौम जल स्तर का गिरना। यानी क्या होता है कि पहले हमने बताया भी कि पहले हम लोग क्या करते थे, 30 फीट 40 फीट अगर हम लोग पाइप को डालते थे तो पानी आराम से मिल जाता था, लेकिन अभी 100 फीट 150 फीट 200 फीट पानी मतलब गहराई में जाने के बाद ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भौम जल का जो है स्तर वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन हो, यानी कि नीचे चलते जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, पानी का वेस्टिंग, यानी पानी का बर्बादी। अब चलिए इसमें भी कुछ नहीं है। अब आ जाइए हम लोग इधर, यहाँ पे एक लिखा है, देखिए वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के एक तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचो, आहारे आदि बनाए जाते थे। यानी पहले के ज़माने में ये जो भी होते थे, पोखर, बावड़ी, तालाब, ये बनाए जाते थे, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी जो होता है वो हमें आसानी से नहीं मिलता, तो उसको संरक्षण करने के लिए ये बनाए जाते थे। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रिप सिंचाई, जो हाईलाइट किया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ड्रिप सिंचाई। और ये क्वेश्चन जो है TRE1 BPSC के PRT में आया था, जो बॉयज़ का शिफ्ट था उसमें आया था ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई लिख के और 4 एग्जाम्पल मिल गया था, तो हम लोग आसानी से समझेंगे कि क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययिता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए हमें ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं, ड्रिप बोले या फिर बूंद सिंचाई बोले हैं, के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइपों से जल पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। अब देखिए हम अपने भाषा में समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। सपोज क्या होता है कि हम लोग अगर किसी चीज़ का पौधा लगा दिए, अब पानी हम लोग को बचाना है, तो मान लीजिए एकदम पतले मतलब एकदम पतले आकार का पाइप लेंगे और उस पाइप में क्या होता है, मतलब वो छेद होता है, यानी छिद्र होता है। उसी के माध्यम से क्या होता है, वो पानी छिद्र के माध्यम से पौधों के एकदम जड़ में जाके गिरता है, तो पानी का वेस्ट नहीं होता है, यानी कि डीप में जाके गिरता है और बूंद बूंद करके गिरता है, यानी पानी एक्स्ट्रा लॉस नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ने के लायक नहीं है, जो हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। अब इधर आ जाइए, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा मतलब वन में बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, जैसे वनस्पति मिलते हैं, हमें जंगल में मान लीजिए कि शेर, जानवर, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया है, यानी कि उसको बचाने के लिए राज्य सरकार जो है, जैसे बिहार राज्य सरकार है, यूपी राज्य सरकार है, सब कोई अपने अपने राज्य में इसको संरक्षण के लिए घोषणा कर दिया है, यानी इसको कैसे बचाया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे बिहार का एक जिला है पश्चिम चंपारण जिले में एक है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। और ये जो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है पश्चिम चंपारण में है, लेकिन ये है जो बाघ को संरक्षण के लिए, यानी कि इसमें स्पेशलिस्ट जो है ये किस लिए जाना जाता है, तो बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ये वन उसी के लिए होता है।
वैशाली जिले के बरेला एक है, वैशाली हमारा जिला है बिहार के, 38 जिला है बिहार में, तो 38 जिला में एक वैशाली जिला है जिसमें बरेला अभ्यारण्य पाया जाता है। अब इसको मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि वो जो बरेला अभ्यारण्य है बिहार के किस राज्य में किस जिले में पाया जाता है। एक है मुंगेर जिला, मुंगेर जिला में भीम बांध अभ्यारण्य, जो कि कितना बार क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में भी आया है। तो मुंगेर जिला में भीम बांध अभ्यारण्य पाया जाता है। गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पाया जाता है। रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे, शहर में छोटे मोटे जंगल है। तो जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन बाहर कहीं से नहीं आएंगे। अगर हम लोग ऐसे चैप्टर वाइज करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 6 to 10 SCERT NCERT, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। इसके बाद हम लोग जाके लूसेंट पढ़ें या फिर कोई भी पढ़ें, अगर क्वेश्चन इससे बाहर है तो फिर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था अभी, जो TRE 3 हुआ था री एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन बना था। आप लोग देखिएगा कि बना था कि नहीं बना था। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन चीड़ जो मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, चीड़ जो होता है, अब सब कोई खोज रहा है कि ये चीड़ क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो SCERT का साइंस चैप्टर 1 जल और जंगल के इसी चैप्टर से आया चीड़। तो हमको क्या सीखने को मिला कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 2 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, चीड़ और देवदार। मान लीजिए अभी चीड़ क्वेश्चन आया है, अगली बार देवदार के वृक्ष पूछ दे कि कहाँ मिलते हैं। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में क्या मिलते हैं, चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार के किस जिले में साल और सागवान के चौड़े पत्ते मिलते हैं, तो ये चंपारण क्षेत्र में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस मौसम में पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। यानी वैसे बिहार में जगह है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और पानी मान लीजिए नहीं के बराबर होता है, तो उस जगह पे पलाश के पेड़ मिलते हैं। यानी कि जिससे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे पलाश के पेड़ मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाह जिसको लाख बोलते हैं, जंगल से ही प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है कि इसमें क्या ही कुछ खास, लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें भी हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे कि गोंद किस चीज़ से बनता है। मान लीजिए कोई 3 ऑप्शन और दे दे और चौथे में ही ऑप्शन डाल दे गोंद, तो याद रखिएगा गोंद और लाख जो होता है जंगल से ही हमें प्राप्त होते हैं। आगे आइए, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे विभिन्न पौधे एक समान नहीं है, क्या जलवायु के कारण विभिन्न पौधे एवं जंतुओं के प्रकार भिन्नता पाई जाती है। इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी फिर से ये भी क्वेश्चन आया था TRE 3 री एग्जाम में, TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी और TRE 3 में और TRE 4 में भी ये क्वेश्चन आएगा, केवल ऑप्शन चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप स्वपोषी का मतलब होता है वैसे पौधे या फिर वैसे जंतु जीव जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब होता है वो किसी न किसी रूप से दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर दूसरे किसी न किसी जंतु जानवर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मृतपोषी यानी 3 प्रकार के यहाँ पे जंतु होते हैं, स्वपोषी, परपोषी या मृतपोषी। मृतपोषी का मतलब होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के पत्ते सूख के गिर जाते हैं, अब सूखे हुए पौधे को ही मृतपोषी बोलते हैं, के बारे में जान चुके हैं। आपने अभी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी, मांसाहारी तो पता है जो मांस खाता है, शाकाहारी का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता है, सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस भी खाता है और मतलब शाकाहारी भी रहता है, यानी दोनों खाता है। अंततः पौधे पर ही निर्भर करते हैं, यानी किसी न किसी रूप से पौधे पे ही कोई मतलब सब कोई डिपेंडेंट रहता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। अब देखिए जो
जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक क्रम चलता रहता है। अब देखिए मान लीजिए कि ये मतलब छोटा सा एक जिसको क्या बोल सकते हैं, पौधे हैं। अब पौधे को कौन खाता है, मान लीजिए इसका नाम है टिड्डा, या सबसे पहले इसको मेढक मतलब कोई भी इसको छोटा से छोटा कीड़ा बोल सकते हैं। ये क्या करता है, पौधों को खाते हैं, पौधे के पत्तों को खाते हैं। अब इस कीट को यानी कीड़ा को कौन खाता है, मेढक। और मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, गरुड़। यानी देखिए मान लीजिए सांप है तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि सांप जो है पौधे को नहीं खाते हैं, लेकिन पौधे को डायरेक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको और ये इसको, किसी ना किसी रूप में, यानी इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन पौधे के ऊपर ये डिपेंडेंट है। मान लीजिए अगर पौधे नहीं रहे, ये अगर ये पौधे नहीं रहे तो फिर ये कीड़े भी नहीं रहेंगे, कीड़े नहीं रहेंगे तो ये मेढक का मतलब भोजन कहाँ से बनेगा। तो ऐसे एक मतलब किसी ना किसी रूप में ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट अभी क्वेश्चन बना था एक, जो घास है, घास को कौन खाता है, हिरन। और हिरन को कौन खाता है, बाघ। ये डायरेक्ट जाके देखिए क्वेश्चन उठा के टीआरई 3 में जो री एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आया था। तो 3-4 क्वेश्चन तो हम लोग को इसी चैप्टर से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमस कहाँ होता है, तो मिट्टी जो होता है, मिट्टी के सबसे ऊपरी जो परत होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। अब देखिए ह्यूमस बनता कैसे है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी के ऊपरी परत में अधिक होती है। क्यों, ऐसा क्यों है कि मतलब जंगल की ही मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। तो देखिए आप जंगलों में या सघन आम तथा लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियों जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। यानी हमने देखा है अपने बगीचे में, अपने गार्डन में बहुत सारी सूखी पत्तियाँ गिरी रहती हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं। अब क्या होता है ना कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जीव का, जो हम लोग आसानी से सूक्ष्म रूप से मतलब अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं वो, जो इन पत्तियों घास फूस को सराकर ह्यूमस बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं ना कि एकदम इतना, जिसको मतलब देखने के लिए इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है या फिर लेंस का यूज़ करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, धीरे 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 उन पत्तियों को क्या करते हैं, मतलब खा खा के सरा के क्या करते हैं, ह्यूमस के रूप में ह्यूमस के रूप में चेंज कर देते हैं, ह्यूमस बना देते हैं। कुछ जीव इतने छोटे हैं जिसमें सूक्ष्म दर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। मैंने पहले ही बताया। अब क्या होता है, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि लकड़ी रखा रहता है। अब लकड़ी रखे रखे उसमें क्या होता है, दीमक लग जाता है। तो दीमक तो आसानी से देख सकते हैं, वो क्या करता है, उसको धीरे 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 ह्यूमस के रूप में परिवर्तन कर देता है। लेकिन उससे दीमक से भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सब क्या बनाते हैं, इन सब चीज़ों को ह्यूमस के रूप में मतलब चेंज कर देते हैं, ह्यूमस के रूप में बदल देते हैं। अब इसी सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे, इसी को क्या बोलते हैं, अपघटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। अब जहाँ पे पत्ती गिरा जाता है अगर उसको हम लोग हटाएंगे तो देखेंगे मतलब गीला गीला सा चिपचिपा रहता है, वो क्या होता है, ह्यूमस उसी को बोलते हैं। यानी कि कीड़ा क्या करता है, उसको सरा गला के मतलब अपने उस किसी न किसी रूप में उसको ह्यूमस के रूप में बदल देता है पत्तियों को। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में ही परिवर्तित होता है। सपोज कीजिए कि रोड है या फिर किसी न किसी जगह पे मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया। अब वो जानवर आखिर होगा क्या, 2 साल 1 महीना 6 महीना के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 उसमें कीड़े लग जाएंगे, धीरे धीरे उसको सरा के ह्यूमस के रूप में अपघटित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखा है कि अपघटित होकर ह्यूमस में ही परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधे में पोषण में सहायक होते हैं। जब वो मान लीजिए कि सर गल गया, वो धीरे धीरे ह्यूमस में बदल गया, तो हमें किस चीज़ में मदद करता है, पेड़ पौधे को मतलब प्रोटीन, जैसे हम लोग क्या चाहिए खाने में, मतलब ताकतवर होने के लिए प्रोटीन, वैसे ही पौधे को क्या चाहिए, प्रोटीन। तो फिर वो क्या करता है, ह्यूमस भी मदद करता है किसको, सहायता किसको करता है, पौधों को। और जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का भी चक्र पूरा होता है। पोषण के बारे में हम लोग समझ गए, यानी किसी न किसी रूप में सूखी पत्ती तक भी हमें चक्र चलता रहता है उसका। जल चक्र पढ़ लिया, अभी हम लोग क्या पढ़ दिया, पोषण चक्र। 2 चीज़ हमने पढ़ दिया। पोषण का मतलब होता है, अभी बता दिया कि किसी न किसी रूप से एक दूसरे पे सब कोई डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, मान लीजिए पादप है। पादप का मतलब होता है पौधा। अब जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और उसके बाद और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पौधे। इसी तरह प्रोसेस चलते रहता है।
अब देखिए यहाँ पे, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। यही प्रोसेस है कि वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। तो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था। अब इसका मैंने क्या किया है कि पूरे का नोट्स बना लिया है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट किया है और उसको नोट्स में भी लिखा है और समझा है इसको कि क्या होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है TRE 4 में। जो भी स्टूडेंट्स मतलब TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास पहुंच सके। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी वीडियो बनाने का हिम्मत मुझे मिले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।